हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 11, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हर जगह मिलेगा तुम्हें। ये जहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आएगा वहां पर बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम तुम्हें देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले कि बर्नौलीज होता क्या है। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे इसकी। वो क्या कहता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी per unit volume is per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined and irrotational flow is constant। देखो, इतनी बड़ी डेफिनेशन इसलिए इसकी रीजन बताता हूं मैं। वो बोलता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये भी लिख सकते हो, बट ये जो वर्ड लिखे ना मैंने, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन, इररोटेशनल, ये बेसिकली अजम्पशंस हैं जो हम इस बर्नौलीज को करते वक्त देखते हैं। देखो, ये भी कह सकते हैं assumptions है, और यही assumptions की लिमिटेशन बनती है। तो एंड में पहले मैं लिमिटेशन ही बता देता हूं। इनकम्प्रेसिबल के लिए काम करेगा, अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो उसके लिए बर्नौलीज काम बिल्कुल नहीं करेगी, नंबर 1 लिमिटेशन। नंबर 2 लिमिटेशन, नॉन विस्कस के लिए काम करेगी। अगर कोई नॉन विस्कस होता है बेसिकली, अगर कोई जो वाटर के अंदर है वो कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही है, और वो तो ऑब्वियस लगती है पानी के अंदर, तो नॉन विस्कस के लिए नहीं, मतलब करता है ये। अगर विस्कस फोर्स आ जाएगी वहां पे तो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये बर्नौलीज काम नहीं करेगी। तीसरा आ गया स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन तो ठीक है बेटा, एम लगाना भूल गया मैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि स्ट्रीमलाइंड तो ठीक है, उसके लिए काम कर जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो? अगर टर्बुलेंट फ्लो आ गया तो क्या करेंगे? तो वहां पे भी ये फेल है। दूसरा इररोटेशनल। इररोटेशनल की जगह अगर एंगुलर मोमेंटम इंक्लूड हो गया इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे? तो बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर ये बर्नौलीज काम नहीं करती है। तो पहले तो हमने लिमिटेशन ही सीख ली, अब करते हैं कि किसके लिए काम करती है। तो जो जो मैंने लिखवाया इन सब के लिए काम करते हैं। आइडियली हमें ये चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, चाहे वो इनकम्प्रेसिबल हो, चाहे वो नॉन विस्कस हो, चाहे वो स्ट्रीमलाइन हो, या फिर इररोटेशनल हो। ये सारी चीजें हमें एज्यूम करनी होंगी। तो ये थी डेफिनेशन बेसिकली। अब हम प्रूफ देखेंगे इसका। देखो, बर्नौलीज के लिए हमें एक पाइप चाहिए ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया है, ऐसा करते हैं इसको एक हाइट पे बनाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे पाइप बनाया है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ये रहा, जो कि ये पॉइंट है हमारा H1 पे, जो ये पॉइंट है हमारा वो हाइट H1 पे है, और ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला, ये पॉइंट है हमारा H2 पे। तो एक पाइप है बेसिकली, जो यहां से एरिया ज्यादा है, यहां से एरिया कम है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और वेलोसिटी है यहां पे V1, और डेंसिटी है यहां पे ρ1। दिखाई दे रहा है, या फिर बड़ा करूं थोड़ा सा। और ऐसे ही यहां पर अगर बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिखाई दे रहा है, और यहां पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिखाई दे रहा है ना। यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2, वेलोसिटी है यहां पे V2, और ऐसी डेंसिटी है ρ2। क्योंकि मैं यहां पर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज कर रहा हूं, जो कि कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा तो इसकी डेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं यहां पर डेंसिटी सेम लेने वाला हूं। क्लियर है ना? मान लेते हैं, दूसरा मार्कर उठा के मानते हैं, मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक वाटर फ्लो हुआ, यहां से लेके यहां तक इतनी डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? V1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में कुछ मास फ्लो हुआ वाटर का, वो यहां से लेके यहां तक हुआ। तो मैंने क्या किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट डाल दी। क्लियर है? अब ऐसे ही यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मैं यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट डालने वाला हूं। तो वो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां पहुंच गया।
अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है v2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी एक टाइम लिया मैंने, उस टाइम में वाटर यहां पे इतना ट्रांसफर और यहां पे इतना तेज गया। क्लियर? ये बेसिकली बता रहा हूं मैं मास फ्लो ऑफ वाटर या फ्लूइड, जो भी लेंगे हम। ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पे, मैंने तुम्हें बता दिया कि यहां पे एरिया A1 हो गया, वेलोसिटी और ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे मास फ्लो। देखेंगे तो मास, इस सेक्शन को मैं A लेना चाहता हूं और इस सेक्शन को मैं B लेना चाहता हूं। तो मास फ्लो ऑफ फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी में मास जो फ्लो होगा वो क्या आएगा, ध्यान देंगे बेटा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एक ही बात है वैसे तो, बट हम रो बाद में रखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास m1 आ गया क्योंकि मैं सेक्शन A पे देख रहा हूं। एट सेक्शन कैपिटल A, सेक्शन A के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मास फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगी, देखो एक तो एरिया आ गया A1 इनटू ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पे भी एरिया ये आ गया और लेंथ कितना है हमारे पास, v1 इंटू डेल्टा टी। साथ में हमारे पास आ गया बेटा ये आ गया ρ1। सिमिलरली अगर मैं m2 की बात करूं तो वो आएगा A2 इंटू v2 डेल्टा टी इंटू ρ2। क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि m1 इज इक्वल टू m2, सो m से m, मैंने इनको m के इक्वल ले लिया से, तो हमारा आया m इज इक्वल टू A1 v1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू A2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। ये आ गया हमारे पास, इसको हम इक्वेशन मार्क करेंगे 1। ये आ गया हमारे पास। अब हम एनर्जीज देखेंगे क्योंकि हमने जो बेसिकली निकालना है वो क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो हम ये एनर्जीज देखेंगे। तो एक काम करते हैं, मास तो हमारे पास आ ही गया है तो हम काइनेटिक एनर्जी चेक कर लेते हैं, यहां से निकालते हैं। चलो यहाँ जगह अब बहुत कॉम्पैक्ट से हो गई है, यहाँ निकालते। तो मैंने बेटा डेफिनेशन को इरेज कर दिया। ओके ना, अब हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा, तो के बी माइनस के ए, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो ध्यान देंगे डेल्टा के इज इक्वल टू, यहां पे क्या है हमारे पास, के बी बेसिकली हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया है। मैंने क्या किया, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारे पास। सो डेल्टा के अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं तो हाफ a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो, ये मास आ गया हमारे पास, इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यह आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं चेंज निकालूंगा तो क्या आएगा, ये हाइट ज्यादा है ये कम है तो अगेन हो जाएगा बेटा ऐसे ही। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस H1। तो डेल्टा P इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू आएगी A1 V1 रो डेल्टा T इंटू जी, बिल्कुल वैसे लिखते थे सब में लिखा है। तो डेल्टा T इंटू रो जी आ गया और H2 माइनस H1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम वर्क डन देखेंगे कि यहां से कितना वर्क डन किया और यहां पे कितना आ गया। देखो यहां पे जो हम वर्क डन लेते हैं वो जीरो लेते हैं, मतलब लॉस ऑफ वर्क डन जीरो है, क्योंकि अगर हम पानी यहां से ट्रांसफर करेंगे यहां जाएगा तो कहीं ना कहीं बीच में एक विस्कस फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, फ्रिक्शन की वजह से वो पाइप गर्म हो सकती है जब बहुत तेज प्रेशर होगा। तो क्लियर है, जब वो बहुत तेज मूव करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी जिसकी वजह से गर्म रहेगा, हीट एनर्जी। तो वो सब हम जीरो कर देते हैं, उसको बर्नौलीज में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन टू मूव फ्लूइड फ्रॉम सेक्शन ए टू बी, ए से लेके बी तक पहुंचाने में। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान देंगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे F1 S1 लिया, F2 S2 लिया, तो डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है बेसिकली प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर होगा यहाँ पे P1 इनटू एरिया इज A1, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी, माइनस यहाँ पे भी ऐसे आ गया प्रेशर P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी आ गया। अगर इसमें तो ध्यान दो तो A1 V1 डेल्टा टी ये तीनों के तीनों बल्कि सारे ही इक्वल है, सारे इक्वल है आई थिंक, नहीं प्रेशर इक्वल नहीं है, ये चीजें इक्वल है बस, A1 V1 डेल्टा टी, तो dW इज इक्वल टू हमने लिया A1 V1 डेल्टा टी कॉमन लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया P1 माइनस P2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 आ गया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, हमारे पास वर्क डन भी आ गया। अब ये वर्क डन जो हमने लगाया है वो इन दोनों का इक्वल होगा, चलो देखते हैं। वैसे तो हमारे पास जगह कम पड़ रही है बट स्टिल हम करने वाले हैं, तो मैं यहां पर इरेज करूंगा इसे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। मैं अगेन बता रहा हूं बेटा, बहुत बार डेरिवेशन बहुत बड़ी हो जाती है और हमें उसके लिए जगह कम पड़ जाती है। देखो नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, ये मैंने बताया था वर्क डन, ये मैंने बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया था मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो जरा ध्यान से, एसी को अगर मैं सर्कल करूंगा तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज वर्क डन टू मूव फ्लूइड फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी। क्लियर है? नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन W मतलब डेल्टा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि वर्क डन टू मूव अ फ्लूइड फ्रॉम सेक्शन ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमेशा से ऐसे ही रहा है बेटा, जितना भी हमने काम किया है वो सारा का सारा काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। तो बस हमने ये भी यहीं पे यहाँ पे भी यही किया, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अब वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे यहां पे तो वैल्यूज पुट होंगी नहीं इसकी, तो मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। डेल्टा W देखेंगे ये रहा A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ रही है ये रही, तो हाफ A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, डेल्टा टी लगाना भूल गया मैं, यहां पे टी लगा दे रहा हूं, डेल्टा टी इंटू रो, हाँ अंदर आ गया हमारे पास V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ये आ गया, प्लस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये रही A1 V1, बेटा ये आएगा नहीं, यहां पे प्लस लगाना पड़ेगा ऐसे, A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो जी, ये आया हमारे पास H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। क्लियर है? नाउ देखिए ध्यान देंगे, एज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, मास इंटू लेंथ, तो ध्यान देंगे वॉल्यूम V इज इक्वल टू मास क्या है हमारे पास A1 V1, देखो मास क्या होता है बेसिकली, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है हमारे पास डेल्टा टी ये रही, और साथ में अगर हम हाँ ये रहा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, ओके ये हमारे पास रो था, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे डेंसिटी आएगा। तो देखो मास आ गया मेरे पास, ये रहा मास आ गया बेसिकली, एरिया और ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो, तो वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, वेट लेट मी चेक, हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम को चाहे मैं ऐसा करता हूँ, छोड़ो तुम्हें बहुत इजी बता देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, सिंपल। तो एरिया इनटू लेंथ, एरिया क्या है हमारे पास A1 और लेंथ क्या है हमारे पास V1 इनटू डेल्टा टी, यही आएगा हमारे पास, ये लेंथ है ना और एरिया क्या है A1, तो एक बार डिवाइड कर दो। फिर अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन को मैंने मार्क किया है 3, इसको 4 किया, इसको कर लूंगा 5, तो डिवाइड इक्वेशन
मैं चेक कर लूँ वीडियो बन रही है या नहीं, क्योंकि बहुत देर होगी। हाँ, तो डिवाइड इक्वेशन 5 बाय A1 V1 डेल्टा टी। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, ध्यान देंगे बेटा, सब कुछ यहाँ पे टूटने वाला है, ध्यान देंगे। ये सारा का सारा गया, ये सारा का सारा गया, और यहां से ये सारा का सारा गया। हमारे पास क्या रह गया, ध्यान देंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस ये भी गया तो रो GH2 माइनस H1। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 1 वाले इधर ले आओ, 2 2 वाले उधर ले जाओ। जब मैं 1 1 वाले इधर लेके आऊंगा तो P1 प्लस ये हाफ यहां से गया और V1 यहां से गया, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये आया रो GH1, तो रो GH1, और ऐसे ही वहां पे जाएगा P2 इंटू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहां पे ध्यान से देखो, सेम प्रेशर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इक्वेशन इसको लेते हैं 6। सो इक्वेशन 6 shows that P plus half rho V1 square या V square only and rho GH is always constant। तो यहां तुम्हें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि the sum of pressure energy, kinetic energy and gravitational potential energy is always कांस्टेंट। ये आ गया, और यही बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है। एक नई टर्म होती है बर्नौलीज की, पहले इरेज कर लेते हैं। एक नई टर्म होती है बर्नौलीज की जो बताती है बेसिकली बर्नौलीज के बारे में, द सम ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड इज कांस्टेंट। वो भी सेम ऐसे ही होगा, बट मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, अगर तुमने देख के आए हो क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाले में, उसमें वेलोसिटी हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, या फिर पोटेंशियल हेड क्या होता है। सेम काइनेटिक एनर्जी को, हाफ mv स्क्वायर को, अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं वेट से डिवाइड करता हूं, mg से डिवाइड करता हूं, तो उस केस में वो बन जाता है वेलोसिटी हेड। ऐसे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करूंगा वेट से, तो हमारा बन जाएगा, मतलब mg से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा बन जाएगा पोटेंशियल हेड। और ऐसे ही वर्क डन की बात करें तो वर्क डन को अगर मैं डिवाइड करूंगा mg से, तो हमारे पास वो बन जाएगा प्रेशर हेड। तो बस सिर्फ इतना सही बर्नौलीज होता है, ठीक है। अब मैं एक बार तुम्हें वेलोसिटी हेड उस टर्म में बता देता हूं इरेज करके। चलो, वॉल्यूम तो हमारे पास ये थी, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को डिवाइड, ये छोड़ो, पहले mg देखते हैं, एज w इज इक्वल टू mg। सो w इज इक्वल टू मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी g, एंड w इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, A1 V1 डेल्टा टी रो g। यही होता है, मैंने बताया था ना, वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू रो जी। ये आ गया। अब देखो A1 V1 डेल्टा टी से हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, हम किससे डिवाइड करेंगे, सिर्फ रो और जी से। डिवाइड इक्वेशन 5 बाय A1 V1 डेल्टा टी रो जी, इन सब चीज से डिवाइड करेंगे। ध्यान देंगे, मैं इससे ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूं, या तो तुम इस सारे के सारे को इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो, या तो फिर इस वाली जो हमने यहां पे किया है ये टर्म को सिर्फ और सिर्फ रो जी से डिवाइड कर दो, क्योंकि बाकी सबसे हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो ध्यान देंगे, P अपॉन रो जी प्लस हाफ अपॉन वी स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि रो जी आएगा, रो जी कट जाएगा, इनटू प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही बताएगा बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है ये है प्रेशर हेड, ये दिखाई दे रहा है ये है वेलोसिटी हेड, और जो लास्ट में दिखाई दे रहा है बेटा ये है पोटेंशियल हेड। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे काम करता है। एनीवेज, प्रेशर हेड, ये सारे के सारे जितने भी हेड लग गया, मतलब वेट से उसको डिवाइड कर दो, mg से डिवाइड कर दो। वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं बर्नौलीज की। तो सबसे पहला, लिक्विड वो सिर्फ इनकंप्रेसिबल पे काम करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर डेंसिटी चेंज हुई फ्लूइड की ड्यू टू विस्कस ड्रैग, तो बर्नौलीज काम नहीं करेगा। सेकंड, मैंने बताया था कि नॉन विस्कस, अगेन अगर विस्कस फोर्स उसमें लगी, इनकंप्रेसिव होता है बेटे कंप्रेस, जब कंप्रेस होगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है। और नॉन विस्कस फ्लूइड क्या मतलब है कि नॉन विस्कस होना चाहिए, अगर विस्कस होगा तो उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स होगी,
फिस्कस फोर्स होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क डन है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा, लॉस होगा यहाँ पे हमें। और थर्ड है स्ट्रीम लाइन के लिए, ये सिर्फ स्ट्रीम लाइन के लिए काम करता है, टर्बुलेंट के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना। और जो लास्ट है हमारे पास फोर्थ, वो है इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब समझ लो, अगर पानी ऐसे 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 बह रहा है मान लो, और मैं यहाँ पे कोई फ्लाई व्हील रख दूं या फिर चक्का रख दूं, कोई एक डिस्क रख दूं, तो वो घूमनी नहीं चाहिए। अगर घूम रही है इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, L इज इक्वल टू पी आर है, या फिर L इज इक्वल टू एम वी आर है, कोई ना कोई मोमेंटम तुम्हारा यहाँ पे है। तो इरोटेशन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी जीरो होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? नो, तो बस बर्नौलीज प्रिंसिपल यहीं तक काम करता है। अब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। देखो क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड टू अ क्लोज्ड पाइप इज 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का प्रेशर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप, जब पाइप का वॉल्व ओपन किया गया तो एकदम से निकलेगा फ्लूइड, पानी निकलेगा। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू दिस मच, तो P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक उसका प्रेशर आ गया। वो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, तो स्पीड कितनी होगी उसकी ये बताओ। क्लियर है? देखो ये पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप दे रखी है, और हॉरिजॉन्टल पाइप में H तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होने वाली है हमारी, जीरो। और जब ये इधर चल रहा है तो यहाँ पे V1 क्या था, वो भी जीरो था। क्यों? क्योंकि वॉल्व क्लोज था। जैसे ही वॉल्व ओपन किया वैसे ही पानी चलना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो पानी था वो जीरो वेलोसिटी चल रहा था। साथ में जो डेंसिटी होगी वो होगी 1000, मतलब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये चीजें दी हुई है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग। हाँ, तो बताओ कितना होगा। हमें पता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हमें पता है ये वाली वैल्यू तो इसके अंदर जीरो है, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। डेंसिटी सेम है तो हमने क्या निकालना है, V2 आ रहे हैं तो बाकी सब इधर ले आओ। तो P1 माइनस P2 इधर आ गया, प्लस हाफ रो कॉमन आया, अंदर क्या आ गया हमारे पास, के ये क्यों लाए हम, नहीं सिंपल, P1 माइनस P2 इधर रहने दो, इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा। जब ये उधर चला जाएगा तो क्या आया हमारे पास, हाफ रो कॉमन आया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या किया ध्यान से देखेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आया, P1 माइनस P2 इस वाली वैल्यू को उधर ले गया, और हाफ रो मैंने कॉमन ले लिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ गया। तो जब इधर आ गया P1 माइनस P2 3.5 मतलब 3.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵ आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई आएगा ऊपर एंड रो 10⁵ आएगा नीचे, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ना इसकी वैल्यू भी जीरो है तो ये भी कटिंग, मतलब ये सारी की सारी खत्म होगी, V1 भी जीरो होगी, तो V2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान देंगे 3.5 में से 3, सबसे पहले तो मैं 10⁵ कॉमन निकालूंगा यहाँ पे, और 3.5 में से माइनस करूंगा तो 0.5 मल्टीप्लाई 2/10⁻³ इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। यही आ गया। 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद 1 आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई हाफ इज 1 ना। ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसको कटिंग करी तो कितना आ गया ऊपर 10⁻² एंड V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻²। सो V2 जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। यही आने वाला है आंसर। क्या आ रहा है, यस ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एक बार में खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट 747, सबसे अच्छी बात है बेटा, इसने एक बोइंग एयरक्राफ्ट दे रखा है 747, हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg, जिसका मास हमें दे रखा है कितना, 3.3, हाँ 3.3 इंटू 10⁵ kg ये मास दे रखा है। इट्स
टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर। जो एरिया दे रखा है इसका वो दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर। जो उसके पंख होते हैं ना उसका एरिया बता रहा है विंग्स के। इट इज इन द लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि ये उड़ रहा है हवा में कितनी स्पीड के साथ, v इज इक्वल टू 960 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको बेटा चेंज कर लेते हैं, 960 इंटू 5/18 और इसको चेंज करेंगे तो आई थिंक 960 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18 तो 266.6 मतलब 267 ले लें मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया, मतलब इस वेलोसिटी से उड़ रहा है वो हवा में, ध्यान रखना। नेक्स्ट बोल रहा है वो एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। देखो जब कोई भी प्लेन उड़ता है तो क्या होता है, देखो एक तो होता है ऊपर का, ये मान लो विंग है एक, ठीक है, एक तो होता है ऊपर का प्रेशर, एक होता है नीचे का प्रेशर। अब इसने हवा में उड़ना है तो इसका जो वेट है mg है वो mg किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये है कि विंग्स के ऊपर, देखो विंग्स तो नीचे ही आएंगे, प्लेन तो नीचे ही आएगा अगर उसको प्रेशर ना हो, तो इसका मतलब जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और नीचे से प्रेशर लग रहा है उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल। इसका मतलब ये कि फोर्स इज इक्वल टू mg, और ये फोर्स किससे होनी चाहिए, प्रेशर से होनी चाहिए ना। तो देखो डेल्टा P इंटू एरिया इज इक्वल टू mg, यही है ना प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या है, देखो अगर मैं ऊपर की बात करूं तो P1A माइनस P2A, एरिया तो दोनों का सेम ही है। तो डेल्टा P इंटू एरिया कॉमन ले लिया और P1 माइनस P2 के आ गया हमारे पास दिस, एंड दिस इज इक्वल टू mg। नाउ हमने क्या निकालना है, बेसिकली डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू mg अपॉन a। तो डेल्टा P इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 3.3 इंटू 10⁵ इंटू ग्रेविटी आ गई 10, 9 नहीं, ये क्या है, एरिया है बेटा, ये मैं तो 9 समझ के बैठ गया था। 500 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो डेल्टा P इज इक्वल टू 500 की बात करें तो 3.3 अपॉन 5 इंटू 10⁵ और 6 माइनस मतलब कितने आ गए 4, क्योंकि 5 और एक 6 में से 2 गए 4। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो डेल्टा P हमारे पास आ जाएगा 5 6 30.6 30 इंटू 10⁴ नो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, आंसर चेक कर लेते हैं। 6.5 इंटू 10⁵, एक ही बात है, 6.5 है 6.6, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या है। नेक्स्ट पार्ट है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो 1.2 kg पर मीटर क्यूब। पहले ये लिख लेते हैं, kg कितना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। देखो क्या मार्कर ही रहा, इसको इरेज कर दूं, इसको नहीं इरेज कहां से करूंगा, वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मुझे। इसको इरेज कर देते हैं पहले वाले को, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अब, ये तो पक्का है। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करवाएगा ये मेरा। देखो जो विंग है बेसिकली, यहाँ की स्पीड v1 स्क्वायर और यहाँ की स्पीड v2 स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑब्वियस ऊपर नीचे की ज्यादा ही होगी तभी वो फ्लोट कर रहा है ऊपर, क्लियर है ना। तो वो कह रहा है, स्क्वायर कह दिया, वो कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा था कि एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस। इसका मतलब वो निकालने के लिए कह रहा है हमें v1 माइनस v2 अपॉन v1, यही बोल रहा है निकालने के लिए, हाँ यही बोल रहा है निकालने के लिए। एक सेकंड रुको, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस मेरे ख्याल से अगर बात करें हम तो लोअर सरफेस पे ज्यादा होनी चाहिए स्पीड, तभी तो वो ऊपर उड़ेगा, नहीं तो नीचे रहेगा। हाँ तो v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज ले सकते हैं हम, ठीक है, एवरेज यहाँ पे आएगा। तो हमें ये निकालना है बेसिकली। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो ऑब्वियस जो विंग है वो हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर कोई हाइट नहीं लग रही है, और हाइट नहीं लग रही है सेम यही वाला पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने यहाँ लगाया था, विच इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इंटू रो, मतलब प्लस हाफ रो
v2 स्क्वायर, यही आ गया हमारे पास। अब हम माइनस करने वाले हैं, तो देखो P1 हमने P1 माइनस P2 ऑलरेडी निकाल लिया है, ये बहुत बढ़िया किया हमने। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया हाफ रो कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बेटा बहुत बढ़िया जा रहा है, हो जाएगा डन ना। ये हमारे पास P1 माइनस P2 क्या आया 6.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इंटू मल्टीप्लाई 2 कर दूं, इंटू मल्टीप्लाई 2 किया अपॉन यहाँ पे किया मैंने, तो आया मेरा रो मतलब 10 नहीं, एयर की डेंसिटी एरी 1.2, तो 1.2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया v2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी लगा दूंगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ v2 प्लस v1 इंटू v2 माइनस v1, ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। बेटा एवरेज निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को यहां से हटा के यहां लगा देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, v एवरेज बन जाएगा। बहुत बढ़िया, तो v2 माइनस v2 प्लस 1 अपॉन 2, इसे पूरा एवरेज बन जाएगा v एवरेज। तो v एवरेज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 नहीं, ओके मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, v एवरेज इधर निकालना पड़ेगा, मतलब 6.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2। बेटा एक चीज गड़बड़ होगी, मेरे को v एवरेज नीचे चाहिए, तो एक काम करूंगा मैं डिवाइड करता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं v एवरेज को, ध्यान देंगे v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज। मैंने क्या किया, v एवरेज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोनों को, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v2 माइनस v1, इसको डिवाइड करूंगा कट जाएगा, स्क्वायर आना चाहिए बेसिकली, या तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि हमें जो ये दे रखा है 960, ये एवरेज दे रखा है हमें, जो v की वैल्यू है वो दोनों का एवरेज दे रखा है, तभी तो स्पीड से चल रहा है। हमें ये करना पड़ेगा, यस इसको v स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको मार्क रखा है जरा, जब मैं इसको v एवरेज का स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और इसको भी v एवरेज के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या होगा, एक v एवरेज कट जाएगा मेरा और मेरा रह जाएगा v2 माइनस v1 बाय एवरेज इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू v एवरेज कितना है मेरा, ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, v एवरेज 960 मतलब 267, तो 267 का स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व करना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारा कैलकुलेटर का है 6.6 डिवाइडेड बाय 1.2, 5.5 डिवाइडेड बाय 267 डिवाइडेड बाय 267, हमारे पास जो आया वो आया 7.7 इंटू 10⁻⁻5 और साथ में ये आ गया +3, तो हमारे पास आया 7.7 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास लगभग 770 के आसपास, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, हाँ ठीक है, 770 के आसपास मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि 2 0 यहाँ लगा दूंगा तो 770 मेरे पास मीटर पर सेकंड आ चुकी है। फ्रैक्शनल है बेसिकली, इसकी भी जरूरत नहीं है, फ्रैक्शनल है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर भी है वेलोसिटी नीचे भी है। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो v2 माइनस v1 अपॉन v इंटू 100, तो इसको भी इंटू 100 करूंगा और 100 करूंगा तो हमारे पास ये तो गड़बड़ होगी, 3 था वहां पे, ये स्क्वायर था 10⁻, मतलब 7.7। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा -5, ओह सॉरी यहाँ पे -2 है, गड़बड़ कर गया मैं, यहाँ -2 है, इसका मतलब ये है कि 7.7 इंटू 10⁻²। अगर मैं इंटू 100 करूंगा तो यहाँ पे भी 100 होगा और ये सारा चला जाएगा, कितना है 7.7% ये आएगा। लेट मी चेक वंस अगेन, 6.6 डिवाइडेड बाय 1.2, इट्स 5.5 डिवाइडेड बाय 267 डिवाइडेड बाय 267, 7.7 इंटू 10⁻⁻5, तो 7.7 इंटू 10⁻⁻5 और +3, यही आएगा, बस खत्म। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं हम, ठीक है, इतना ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका। ओके 8% आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे थे बेटा हम, मुझे वैसे ही कंफ्यूजन हो रही थी।
ओके तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। दूसरा वाला क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार था, मुझे तो बहुत मजा आया करने में। ठीक है, तुम भी कमेंट जरूर करके बताना कि तुम्हें मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को करने में। तो ये वीडियो का समाप्ति यहीं पे करते हैं, एंड यहीं पे करते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ी आज। बर्नौलीज होता क्या है, पोटेंशियल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, ये सब चीजें क्या होती है, इनकी टर्म में फॉर्मूला क्या होता है। हॉरिजॉन्टल पाइप होगी तो हम हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, ध्यान रखना। तो बस इस वीडियो का हार्ड एंड हम यहीं पे करने वाले हैं। अगेन थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।